नमस्कार दोस्तों, न्यू सेक्शन क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने भाषा के ऊपर चर्चा की थी और साथ ही हमने वर्णों को समझने के लिए वाग्य यंत्र के ऊपर भी चर्चा की थी। वाग्य यंत्र को हमने विस्तार से समझा था, वाग्य यंत्र के विभिन्न अवयव किस तरीके से काम करते हैं। आज दोस्तों हम वर्णों के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। वर्ण के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखो, पहले आपको बताया था कि जो वर्ण है वो ध्वनि का ही लिखित रूप है, अर्थात मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई जो ध्वनि है, सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, उसी को जब किसी लिपि चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अर्थात किसी भी ध्वनि का लिपि चिन्ह, किसी भी ध्वनि का लिपि चिन्ह ही क्या है? वर्ण है। और वर्ण जो है वो व्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वहन करना। अर्थात प्रत्येक जो वर्ण है, प्रत्येक ध्वनि का जो लिपि चिन्ह है वो ध्वनि का क्या करता है? वहन करता है। ध्वनि का क्या करता है दोस्तों? वहन करता है। और इस प्रकार हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें वर्ण दो प्रकार के पाए जाते हैं। वर्ण कितने प्रकार के पाए जाते हैं दोस्तों? दो प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं मुख्यतः। देखो कौन कौन से? सबसे पहले स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब देखो, जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि स्वर वे ध्वनियां जो निर्बाध रूप से उच्चारित होती हैं, अर्थात जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर में कोई किसी प्रकार का अवरोध या टकराव उत्पन्न नहीं होता है और निर्बाध रूप से आसानी से जिनका उच्चारण हो जाता है, वे ध्वनियां क्या कहलाती हैं? स्वर ध्वनियां कहलाती हैं। दूसरा हमने व्यंजन के ऊपर चर्चा की थी कि व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली प्राण वायु को हमारे मुख विवर में कहीं ना कहीं किसी अवरोध या टकराव का सामना करना पड़ता है। अर्थात श्वास वायु के मार्ग में कोई ना कोई अवरोध या टकराव होता है और उस अवरोध या टकराव को हटाने के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है, किसी अन्य स्वर ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है। जब तक हम सहायता लेकर अवरोध को नहीं हटाएंगे तब तक इसका उच्चारण नहीं होगा। और साथ ही हमने देखा था कि यदि किसी ध्वनि के बिना या किसी अन्य स्वर ध्वनि की सहायता के बिना उच्चारण नहीं हो सकता है तो इनको हम वर्ण रूप में उच्चारण भी इनका नहीं कर सकते हैं। अब देखो, ये तो हमारे स्वर और व्यंजन हो गए थे। अब इनके अलावा भी कुछ हमारे पास ऐसे वर्ण हैं, इनके अलावा भी हमारे पास ऐसे वर्ण हैं जिनको ना स्वरों में रखा जा सकता है और ना ही व्यंजनों में इनको रखा जा सकता है। उनको अयोगवाही वर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? अयोगवाही वर्ण। अयोगवाही वर्ण। देखो, ये समझने वाली बात है यहाँ। अयोगवाही वर्ण, स्वरों की यदि बात करें तो संख्या में कितने हैं? 11 हैं। व्यंजनों की यदि बात करें तो मुख्यतः संख्या कितनी है? 33 है। इनके अलावा जैसे स्वर ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और हमने देखा कि ककहरा में, जब हम बचपन से ककहरा लिखते आ रहे हैं, उसमें स्वरों के साथ ही, स्वर वाली लाइन में या स्वरों के साथ ही हम अंत में एक अनुस्वार और एक विसर्ग भी लिखते आए हैं। अनुस्वार और विसर्ग भी हम लिखते आए हैं। इसी प्रकार बाहर खड़ी जो लिखते हैं उसमें भी हम इनकी मात्रा लगाकर लिखते हैं प्रत्येक वर्ण को। तो अब देखना यह है कि इनको अयोगवाही वर्ण क्यों बोला है। अयोगवाही वर्ण का मतलब है कि वे वर्ण जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं, ना तो इनको स्वरों में रखा जा सकता है और ना ही इनको व्यंजनों में स्थान दिया गया है। अर्थात वे ध्वनियां या वे वर्ण जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है। अब देखो, ऐसे वर्ण तो दो हैं हमारे पास, एक अनुस्वार है, एक विसर्ग है, जो ना तो स्वर है ना व्यंजन है। इसलिए इनको क्या कहा गया है? अयोगवाही कहा गया है। लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि इनको स्वरों में भी स्थान नहीं दिया गया है और व्यंजनों में भी इनको स्थान नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर की। देखो, स्वर वे ध्वनियां होती हैं जो स्वतंत्र रूप से या निर्बाध रूप से जिनका उच्चारण होता है। निर्बाध रूप से उच्चरित ध्वनियां, निर्बाध रूप से उच्चरित ध्वनियों को क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। या फिर जिन ध्वनियों के उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं हो, किसी अन्य ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं हो, ऐसी ध्वनियों को क्या कहेंगे? स्वर ध्वनियां कहेंगे। लेकिन यहाँ यदि अनुस्वार और यदि स्वर की हम बात करें
तो अनुस्वार और विसर्ग ऐसी ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी न किसी अन्य स्वर ध्वनि की सहायता लेनी ही पड़ेगी, किसी न किसी स्वर ध्वनि की सहायता लेनी ही पड़ती है। बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के इनका उच्चारण संभव नहीं है। बिना स्वर ध्वनि के इनका उच्चारण संभव नहीं है। अब देखो, अब यदि किसी अन्य स्वर की या किसी अन्य ध्वनि की यदि सहायता लेनी पड़ रही है तो इनको हम क्या नहीं कह सकते, स्वर नहीं कह सकते, क्योंकि ये स्वर का जो नियम है उसका अनुसरण ये नहीं करते हैं, उसका अनुसरण ये नहीं करते। यदि स्वर इनको कहा जाता तो ये भी निर्बाध रूप से उच्चरित होते, लेकिन ऐसा नहीं है, ये निर्बाध रूप से उच्चरित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार इनको स्वरों से बाहर निकाल दिया गया, इस प्रकार इनको स्वरों से बाहर निकाल दिया गया। अब ये जाते हैं व्यंजनों के पास, अब ये जाते हैं व्यंजन के पास कि भाई स्वर ने तो निकाल दिया, अब देखें व्यंजन के पास हमें रखा जाता है या नहीं रखा जाता है। तो व्यंजन भी इनको निकाल देते हैं, व्यंजन भी इनको निकाल देते हैं। अब देखो व्यंजन इनको क्यों निकालते हैं, व्यंजन इनको अपने साथ शामिल क्यों नहीं करते हैं, तो इसका भी देखो कारण देखना है हमें। इसका भी कारण है कि व्यंजन जो ध्वनियां हैं, जैसे हम उदाहरण के लिए लेंगे, जैसे हमने क वर्ण ले लिया, अब इसका यदि हम उच्चारण करना चाहेंगे तो किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, किसी भी अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़ेगी, किसी न किसी अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़ेगी, और फिर इसका क्या होगा, उच्चारण संभव होगा। फिर क्या होगा, उच्चारण संभव होगा। अब ये जो वर्ण है अनुस्वार और विसर्ग, ये भी क्या करते हैं, सहायता ले रहे हैं, सहायता किसी अन्य स्वर की ले रहे हैं। लेकिन देखो सहायता लेने का इनका तरीका अलग है, इनका सहायता लेने का तरीका अलग है। यहाँ यदि हम व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन पहले खुद व्यंजन ध्वनि आती है, मूल जो व्यंजन ध्वनि है वो आती है, फिर वो उच्चरित नहीं होती है, समास वायु को अवरोध हो जाता है, फिर बाद में ये क्या करता है, किसी अन्य ध्वनि की सहायता लेता है और उच्चारण होता है। लेकिन ये क्या करते हैं कि ये पहले किसी ध्वनि की सहायता लेते हैं। यदि हम अनुस्वार की बात करें, इसी प्रकार यदि विसर्ग की बात करें, तो यहाँ देखो व्यंजन के बाद सहायता ली गई है, व्यंजन ने बाद में सहायता ली है, पहले खुद ने प्रयास किया है उच्चरित होने का, लेकिन जब उच्चरित नहीं हुआ तो सहायता ली है। लेकिन ये क्या करते हैं, इनको तो पहले ही सहायता चाहिए, इनको तो पहले ही सहायता चाहिए, इनको पहले ही सहायता चाहिए। अर्थात जब हम इनका उच्चारण करना चाहेंगे, जब हम इनका उच्चारण करना चाहते हैं तो क्या होता है, पहले इनके उच्चारण से पहले, अर्थात पहले वाले भाग में देखो, किसी भी अक्षर का उच्चारण हम अक्षर रूप में किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो दो भागों में करते हैं, एक स्वर या किसी भी अन्य ध्वनि की सहायता और एक खुद, अर्थात मूल जो वर्ण है वो। इस प्रकार दो टुकड़ों में या दो अंशों में इसका उच्चारण होता है। यहाँ बाद वाले अंश में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पहले ही क्या चाहिए, स्वर चाहिए, यहाँ पहले ही स्वर चाहिए। अन्यथा यदि पहले स्वर नहीं है तो बाद में चाहे स्वर आए चाहे ना आए, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको तो पहले चाहिए, इनको तो पहले चाहिए। तो इस प्रकार इनका उच्चारण होता है, इस प्रकार इनका उच्चारण होता है। तो अब देखो अंतर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ स्वर की आवश्यकता बाद में पड़ती है, लेकिन यहाँ पहले पड़ती है। इस प्रकार ये जो ध्वनियां हैं दोनों अनुस्वार और विसर्ग, ये व्यंजनों के नियमों को भी अनुसरण नहीं करती हैं, अर्थात व्यंजनों का जो नियम है, व्यंजनों के उच्चारण का जो नियम है उसका भी ये अनुसरण नहीं करती हैं, न ही स्वरों के उच्चारण का ये अनुसरण करती हैं। तो इसलिए इनको व्यंजनों में भी नहीं रखा गया। इस प्रकार इनको स्वर और व्यंजन दोनों से अलग कर दिया गया है। अब इनको अयोगवाही क्यों कहा गया, इनको अयोगवाही क्यों कहा गया, देखो अयोग, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना या शामिल करना, जोड़ना या शामिल करना। तो ये ऐसी ध्वनियां हैं जिनका योग नहीं है, ए का मतलब नहीं है, ए उपसर्ग लगा है, अयोग यानी जिनको शामिल नहीं किया गया है या जिनका योग नहीं किया गया है, ना तो स्वरों में और ना ही व्यंजन में। वे ध्वनियां जिनका योग या जिनको ना तो स्वरों में शामिल किया गया है ना ही व्यंजनों में शामिल किया गया है, या जिनका योग ना तो स्वरों में किया गया है ना ही व्यंजनों में किया गया है, लेकिन फिर भी वो क्या है, वाही है। प्रत्येक वर्ण क्या होता है, वाही होता है, व्री धातु से बना है, व्री का मतलब भी क्या होता है, वहन करना होता है।
वहन करते हैं, फिर भी ये क्या करते हैं, वहन करते हैं, किसका, ध्वनि का वहन करते हैं, फिर भी ये क्या करते हैं, ध्वनि का वहन करते हैं, अर्थात फिर भी ये क्या है, वर्ण है, फिर भी क्या है, ये वर्ण है, इसलिए इनको क्या बोला गया है, अयोगवाही वर्ण इनको बोला गया है। अब इनके अलावा यदि और वर्णों की बात करें तो कुछ वर्ण हमारे यहाँ हमारी भाषा में विदेशी जो भाषाएं हैं उनसे भी हमारी भाषा में आ गए हैं और अब वे इतने घुल मिल गए हैं, या जो विदेशी शब्दावली है वो हमारी शब्दावली में इतनी घुल मिल गई है, हमारी भाषा में घुल मिल गई है कि उनको निकालना मुश्किल है। इसलिए कुछ ध्वनियाँ जो विदेशी हैं, कुछ वर्ण विदेशी हैं, उनको भी हमने हमारी भाषा में शामिल कर रखा है, तो उनके ऊपर भी चर्चा करते हैं, जिनको हम आगंतुक ध्वनि बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आगंतुक वर्ण या आगंतुक ध्वनि। तो देखो आगंतुक ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं जिनको मान्यता दे दी गई है, जिनको हमारी वर्णमाला में मान्यता दे दी गई है, अर्थात हमारी भाषा में जिनको मान्यता दे दी गई है, वे हैं, एक तो जैसे अंग्रेजी का स्वर है अ, अंग्रेजी का स्वर है अ, अर्थात ये जो स्वर है इसका जो उच्चारण है वो आ और ओ के मध्य से होता है, ना तो पूरी तरह आ की तरह होता है और ना ही ओ की तरह होता है, ना तो इसका उच्चारण आ की तरह होता है ना ही ओ की तरह होता है। यदि आ और ओ का हम मिलाकर उच्चारण करें तो इनके मध्य से इसका क्या होता है, उच्चारण होता है, किसका, अ का, अर्थात ना तो आ बोला जाएगा ना ओ बोला जाएगा, आओ अ बोला जाएगा। क्या बोला जाता है, आ। जैसे कॉलेज, कॉमर्स, इस प्रकार से बहुत से जो अंग्रेजी की शब्दावली है वो हम हमारे दैनिक जीवन में भी काम में लेते हैं, व्यवहारिक जो हमारी भाषा है उसमें बोलते हैं, तो वहाँ ये काम में लिया जाता है और ये इतना घुल मिल गया है कि इसको अब निकालना मुश्किल है। इसके अलावा कुछ अरबी फारसी के वर्ण हैं, कुछ अरबी फारसी के, और यदि देखा जाए, यदि विदेशी शब्दावली की हमारी भाषा में बात की जाए तो जो अरबी फारसी और जो उर्दू की जो शब्दावली है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, अर्थात बहुतायत में वो पाई जाती है। इस प्रकार अरबी फारसी से भी कुछ व्यंजन ध्वनियाँ हमारी भाषा में आ गई हैं। अरबी फारसी से देखो, अरबी फारसी से कौन सी ध्वनियाँ आई हैं, क, ख, ग, ज और फ। देखो क, ख, ग, ज, फ, ये दिखने में हमारे वाली जैसी हैं, सिर्फ इनके साथ एक क्या लगा दिया जाता है, नीचे एक नुक्ता लगा हुआ होता है, एक नुक्ता लगा हुआ होता है। ये तो इनकी लिखित पहचान है, ये तो इनकी लिखित भाषा में पहचान है। अब यदि ऐसे लिखा हुआ हो क, तो हम कैसे जानेंगे भाई ये हिंदी वर्णमाला वाला क है या फिर अरबी फारसी से आया हुआ आगंतुक वर्ण है। तो इसके लिए इनके साथ क्या लगा हुआ होता है, नीचे नुक्ता लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है, नीचे नुक्ता लगा हुआ होता है। और उच्चारण के स्तर पर भी इनमें काफी अंतर पाया जाता है, उच्चारण के स्तर पर भी इनमें काफी अंतर पाया जाता है। जैसे यदि क, ख, ग की यदि बात करें तो क, ख, ग, क, ख, ग का जो उच्चारण है, हमारे वाले जो क, ख, ग हैं उनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है, उनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। लेकिन ये अरबी फारसी वाले क, ख, ग की बात करें तो इनका उच्चारण काकल्य से होता है, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, काकल्य से होता है, अर्थात कंठ से थोड़ा नीचे। और यदि ज की बात करें तो हमारे वाला जो ज है उसका उच्चारण तालु से होता है, लेकिन ये जो ज है इसका उच्चारण मसोड़े या वत् से होता है। इसी प्रकार यदि फ की बात करें तो हमारे वाला जो फ है, हमारे वाले फ का जो उच्चारण है वो होठों से होता है, ओष्टे होता है। लेकिन ये वाला जो फ है अरबी फारसी वाला, इसका उच्चारण दंत ओष्ठ से होता है, फ, अर्थात नीचे वाले दांत ऊपर वाला होठ आपस में टकराते हैं। तो इस प्रकार उच्चारण के स्तर पर भी इनमें काफी अंतर है, उच्चारण के स्तर पर भी इनमें काफी अंतर है। और इसी प्रकार अलग अलग शब्दों में भी प्रयोग करने पर इनका जब हम प्रयोग करते हैं तो शब्दों का जो अर्थ है वो भी बदल जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, जैसे हमारे पास शब्द है खाना, तो यहाँ देखो हमारे वाला ख हमने काम में लिया है, हमारे वाला ख यहाँ काम में आया है, तो यहाँ जो खाना शब्द है इसका अर्थ है
खाना, क्रिया या फिर भोजन, खाना, क्रिया या संज्ञा के रूप में भोजन। लेकिन इसी प्रकार यदि हम इसको ये अरबी फारसी वाला बना देंगे तो फिर खाना जो शब्द है इसका अर्थ बदल जाता है, खाना जो शब्द है उसका अर्थ बदल जाता है। और यहाँ खाना का मतलब है खालिस्तान, खालिस्तान खाना, जो खालिस्तान जो बॉक्स होता है उसको भी हम खाना बोलते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जैसे हमारे पास कलम है, कलम का अर्थ क्या होता है? लेखनी। कलम का अर्थ क्या होता है? लेखनी। लेकिन यदि इसके साथ हम यदि नुक्ता लगा दें तो इसका अर्थ बदल जाएगा और कलम का अर्थ क्या हो जाएगा? काटना, काटना या कलम कर देना। तो इस प्रकार से इनमें लेखन के स्तर पर अंतर दिखाने के लिए हम नुक्ता काम में लेते हैं, उच्चारण के स्तर पर भी इनमें अंतर पाया जाता है, और अर्थ जो शब्द के अंदर इनका यदि अलग से हम प्रयोग करेंगे या हमारे वाला और ये वाली जो ध्वनियां हैं ये अलग अलग शब्दों में जब प्रयुक्त की जाती हैं तो शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है। इस प्रकार कुल आगंतुक ध्वनियां जो हैं 6 हो गई। 5 अरबी फारसी वाले क ख ग घ जफ है और 1 अंग्रेजी वाला ओ हो गया। अब हम चर्चा करते हैं वर्णों के ऊपर विस्तार से। वर्णों का जो विभाजन है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वर्ण 2 भागों में बांटे गए हैं, स्वर और व्यंजन। तो आज हम इस कक्षा में हम स्वरों का विभाजन देख लेते हैं, स्वरों के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। स्वरों को किन किन आधारों पर किन किन वर्गों में बांटा गया है। स्वर, तो देखो जब हम स्वर पढ़ रहे हैं, स्वरों का यदि हम भेद या वर्गीकरण जो पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हमें स्वरों की जो मूलभूत जानकारी है वो होनी आवश्यक है, जो हमने अभी चर्चा की है। पिछली कक्षाओं में भी हमने चर्चा की थी। स्वर संख्या में 11 हैं। स्वर ध्वनियाँ कैसे बनती हैं, किन ध्वनियों को स्वर ध्वनियाँ कहा जाता है, ये कुछ सामान्य बातें हैं, कुछ मूल बातें हैं। अब देखो स्वरों की यदि हम विभाजन की बात करें, स्वरों की यदि विभाजन की बात करें तो मुख्यतः हमारे पास 5 आधार हैं। मुख्यतः हमारे पास 5 आधार हैं। मुख्यतः 5 आधार हैं जिनके द्वारा, मुख्यतः 5 आधार हैं जिनके द्वारा हम स्वरों का क्या करेंगे? विभाजन करेंगे। तो चलो दोस्तों, सबसे पहला जो आधार है वो हम लेते हैं उच्चारण के आधार। उच्चारण के आधार पर देखो, उच्चारण के आधार पर जो या उच्चारण वाला जो आधार है ये व्यंजनों में भी काम में आएगा, अर्थात व्यंजनों का भी इसके आधार पर क्या होता है? विभाजन होता है। लेकिन फिलहाल यहाँ हम स्वरों की ही बात करेंगे। या हम किसी भी वर्ण को यदि उच्चारण के आधार पर यदि बांटना चाहें, किसी भी वर्ण को यदि उच्चारण के आधार पर हम देखना चाहें तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर जो वर्ण हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक अनुनासिक होता है, एक अनुनासिक होता है और दूसरा होता है निरनुनासिक। निरनुनासिक। अब देखो दोस्तों, जैसे हमने जब वाग्यंत्र के ऊपर चर्चा की थी, वाग्यंत्र को हमने समझा था, तब मैंने आपको बताया था, अच्छे से समझाया था कि श्वास वायु जो है वो सामान्य स्थिति में फेफड़ों से उड़ती है, मुख विवर से बाहर आ जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी किसी ध्वनि के उच्चारण के समय श्वास वायु का कुछ अंश या श्वास वायु की कुछ मात्रा मुख के साथ साथ या फिर यहाँ तक आते आते जो अंदर जो नासिका द्वार है, जो मुख गुहा में खुलता है, उस नासिका द्वार में भी कुछ अंश जो है श्वास वायु का प्रवेश कर जाता है। और इस प्रकार मुख के साथ साथ श्वास वायु का कुछ मात्रा या कुछ अंश जो है वो नासिका से भी बाहर निकलता है। कहाँ से बाहर निकलता है? नासिका से भी बाहर निकलता है। तो ऐसी ध्वनियों को हम क्या कहेंगे? अनुनासिक ध्वनियां कहेंगे। ऐसी ध्वनियों को क्या कहेंगे? अनुनासिक ध्वनियां कहेंगे। अर्थात जब किसी ध्वनि के उच्चारण के समय फेफड़ों से उठने वाली श्वास वायु कुछ मात्रा में मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती हो, कुछ मात्रा में मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती हो, अर्थात एक अंश या एक भाग जो है श्वास वायु का वो नासिका से बाहर आता हो, ऐसी ध्वनि को क्या कहेंगे? अनुनासिक ध्वनि। और एक वे ध्वनियां
या वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु की पूरी जो मात्रा है वो मुख विवर से ही बाहर निकले, अर्थात मुख से ही बाहर निकले, नासिका में एक अंश भी श्वास वायु का ना जाए, अर्थात पूरी की पूरी जो श्वास वायु है वो मुख से ही बाहर निकले, पूरी की पूरी जो श्वास वायु है वो मुख से ही बाहर निकले। ऐसी ध्वनि को क्या कहा जाता है? निरनुनासिक। ऐसी ध्वनि को क्या कहा जाता है? निरनुनासिक। तो अनुनासिक वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के साथ साथ कुछ मात्रा में नासिका से निकले, और निरनुनासिक वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु की पूरी जो मात्रा है वो मुख से ही बाहर निकले, नासिका से ना निकले। तो इस प्रकार यदि हम स्वरों की यदि बात करें, स्वरों की मूलतः यदि हम स्वरों की बात करें, मूलतः हमारे पास जो 11 स्वर हैं, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे पास जो 11 स्वर हैं, ये हमारे पास जो 11 स्वर हैं, मूलतः इनमें से कोई भी स्वर ऐसा नहीं है, मूलतः इनमें से कोई भी स्वर ऐसा नहीं है कि जिसका उच्चारण करते समय श्वास वायु की कुछ मात्रा नासिका से बाहर निकले। अर्थात हम कह सकते हैं कि मूल रूप से कोई भी स्वर अनुनासिक नहीं है, मूल रूप से कोई भी जो स्वर है वो अनुनासिक नहीं है। अर्थात मूल रूप से या मूलतः सभी जो स्वर हैं वो क्या हैं? निरनुनासिक हैं। सभी स्वर कैसे हैं? निरनुनासिक हैं। लेकिन उच्चारण करते समय कई बार हमें इनका जो अनुनासिक रूप है वो बना लिया जाता है हमारे द्वारा किसी भी स्वर का अनुनासिक रूप बनाया जा सकता है। देखो, अनुनासिक रूप बनाने के लिए करना क्या है? सिर्फ श्वास वायु का कुछ अंश जो है नासिका से बाहर निकालना है। अब यदि किसी भी स्वर का, मूल रूप से सभी निरनुनासिक हैं, लेकिन फिर भी यदि किसी भी स्वर का उच्चारण करते समय यदि हम श्वास वायु को कुछ मात्रा में नासिका से बाहर फेंक देते हैं तो उस स्थिति में वो स्वर क्या हो जाता है? अनुनासिक रूप में हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुनासिक हो जाता है। जैसे हम सभी स्वरों को अनुनासिक रूप में बोल सकते हैं। जैसे ए क्या है? निरनुनासिक है, लेकिन कुछ मात्रा में यदि मैं श्वास वायु को नासिका से बाहर निकालते हुए यदि इसका उच्चारण करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। और इस प्रकार हम सभी स्वरों को अनुनासिक रूप में बोल सकते हैं। देखो कैसे बोलेंगे? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो इस प्रकार से जब श्वास वायु की कुछ मात्रा नासिका से बाहर निकालेंगे तो कोई भी स्वर क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। अब लिखेंगे कैसे? ये तो थी उच्चारण की बात। अब यदि अनुनासिक रूप में हम किसी भी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो उसको लिखेंगे कैसे? तो अनुनासिक रूप में लिखने के लिए, किसी भी स्वर को अनुनासिक रूप में लिखने के लिए अनुनासिक चिन्ह काम में लिया जाता है। क्या काम में लिया जाता है? अनुनासिक चिन्ह काम में लिया जाता है, अर्थात जिसको हम चंद्र बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु। जैसे ए का यदि अनुनासिक रूप लिखेंगे तो ए के ऊपर क्या लगा देंगे? अनुनासिक चिन्ह या चंद्र बिंदु लगा देंगे। ये क्या होती है? चंद्र बिंदु होती है। इसी प्रकार आ के साथ भी लगा सकते हैं, ई के साथ भी लगा सकते हैं, ई, उ। देखो, ये बात भी ध्यान में रखने वाली है कि जो री जो ध्वनि है या री जो स्वर है, ये क्या है? ये मूलतः यदि देखा जाए तो ये संस्कृत का स्वर है। ये क्या है? संस्कृत का स्वर है। यद्यपि और भी स्वर संस्कृत से आए हुए हैं, लेकिन वर्तमान में इसका जो उच्चारण है, री का जो उच्चारण है वो स्वर की तरह नहीं होता है। री का जो उच्चारण है वो स्वर की तरह नहीं होता है। कैसे होता है? ऐसे व्यंजन रूप में होता है। इसलिए कुछ विद्वान तो इसको स्वर मानने से भी इनकार करते हैं, इसको स्वर भी नहीं मानना चाहते, लेकिन फिर भी हम इसको स्वरों के साथ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पढ़ते हैं कि कुछ तत्सम शब्दावली जो हमारी भाषा में है, तत्सम शब्दावली जो संस्कृत से ऐसी की ऐसी हमारी भाषा में प्रयोग की जाती है, उस शब्दावली में इसका प्रयोग होता है और स्वर रूप में होता है। इसलिए हम इसको स्वरों के साथ पढ़ते हैं, अन्यथा यह स्वर नहीं है। और इस कारण इस री का आपको कहीं पर भी अनुनासिक रूप नहीं मिलेगा,
कहीं पर भी री का अनुनासिक रूप आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो संस्कृत जो भाषा थी, संस्कृत भाषा में या हम अन्य जो आर्य भाषाओं की यदि बात करें, आरंभिक आर्य भाषाओं की यदि बात करें, तो वहां पर अनुनासिक किसी भी स्वर को अनुनासिक रूप नहीं पाया जाता है। वहां पर अनुनासिक के लिए सिर्फ अनुस्वार ही था। क्या था? अनुस्वार। अनुनासिक रूप यदि किसी स्वर का बनाने की आवश्यकता होती थी तो उसके साथ सिर्फ किसका प्रयोग किया जाता था? अनुस्वार का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? अनुस्वार का प्रयोग किया जाता था। या यूं कहें कि अनुनासिक ध्वनि सिर्फ क्या थी? अनुस्वार थी। अर्थात यहाँ हिंदी में जिस तरह से हम किसी भी स्वर को अनुनासिक रूप बना लेते हैं, ये स्थिति संस्कृत में नहीं थी। और ऐसी स्थिति नहीं होने के कारण जो री है वो क्या है? सिर्फ तत्सम शब्दावलियों में काम में आता है। और इसलिए तत्सम शब्दावलियों में आपको कहीं पर भी किसी स्वर का अनुनासिक रूप नहीं मिलेगा। यदि अनुनासिक कोई ध्वनि मिलेगी तो वहाँ कौन मिलेगा? अनुस्वार मिलेगा। तो इसलिए यहाँ हमें री का जो है अनुस्वार रूप या अनुनासिक जो रूप है वो देखने को नहीं मिलता है। इसी प्रकार हम आगे एक के साथ लगा सकते हैं, एक का भी अनुनासिक रूप बना सकते हैं, एक का भी बना सकते हैं, ओ का भी बना सकते हैं और औ का भी बना सकते हैं। अब देखो यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात है कि जिन वर्णों के या जिन स्वरों के शिरोरेखा के ऊपर मात्रा नहीं है, देखो ये क्या होती है? शिरोरेखा होती है, ये खड़ी पाई होती है। ये जो ऊपर हम लाइनिंग लगाते हैं इसको क्या बोलते हैं? शिरोरेखा बोलते हैं। तो इस शिरोरेखा के ऊपर जिन स्वरों की या जिन ध्वनियों की मात्रा नहीं है उनके ऊपर तो हम जो पूरा रूप है चंद्र बिंदु का वो लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं। जैसे ए के साथ लगा हुआ है, आ के साथ है, ई के साथ है, उ के साथ है, उ के साथ है, ए के साथ है। लेकिन यदि किसी भी स्वर की यदि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा जा रही है, शिरोरेखा के ऊपर मात्रा जा रही है, तो उसके साथ अनुस्वार जो लगाना है, अनुनासिक जो चिन्ह लगाना है, चंद्र बिंदु का यदि प्रयोग करना है तो वहां पर हम इस रूप में नहीं करेंगे। अर्थात चंद्र बिंदु जो हम इनके साथ लगा रहे हैं ऐसे इसका प्रयोग नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है? जो शिरोरेखा के ऊपर जो मात्रा है इसके दाईं तरफ एक बिंदु लगा देनी है या एक नुक्ता लगा देना है। शिरोरेखा के ऊपर जो मात्रा है उसके दाहिनी तरफ एक क्या लगा देना है? नुक्ता लगा देना है। यही क्या है? चंद्र बिंदु है, अनुनासिक चिन्ह है। और जिनके शिरोरेखा के ऊपर मात्रा नहीं है उनके साथ इसका जो चंद्राकार जो चंद्र बिंदु जो रूप है यही लगाना है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, जैसे ई के ऊपर शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है तो इसकी दाहिनी तरफ क्या लगा देंगे? एक बिंदु लगा देंगे। इसी प्रकार यहाँ एक के ऊपर मात्रा है, ओ के ऊपर मात्रा है, औ के ऊपर मात्रा है, तो यहाँ हम नुक्ता लगा देंगे। तो ये तो है इसका प्रयोग करने का ढंग, इसको कैसे लगाया जाए। तो इस प्रकार उच्चारण के आधार पर जो ध्वनियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं, अनुनासिक और निरनुनासिक। अनुनासिक वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के साथ साथ कुछ मात्रा में नासिका से भी बाहर निकले, और जिन ध्वनि का उच्चारण करते समय श्वास वायु केवल और केवल मुख से बाहर निकले उनको निरनुनासिक कहा जाता है। मूलतः सभी स्वर क्या हैं? निरनुनासिक हैं। मूलतः सभी स्वर क्या हैं? निरनुनासिक है। अनुनासिक रूप उनका बनाना पड़ता है, या अनुनासिक रूप में उनका जब उच्चारण करते हैं तो चंद्र बिंदु लगाकर हम उनको लिख सकते हैं। चंद्र बिंदु लगाने का जो तरीका है वो आपको बता दिया गया है। दूसरा और महत्वपूर्ण जो हमारे पास आधार है स्वरों के विभाजन का वो है मात्रा काल। मात्रा काल के आधार पर स्वर। देखो यहाँ मात्रा काल का मतलब है उच्चारण में लगने वाला समय। उच्चारण में लगने वाला समय, उच्चारण में लगने वाला समय, मात्रा काल के आधार पर स्वर। देखो हमारे पास 11 स्वर हैं और ऐसा तो है नहीं कि सभी जो स्वर हैं उनके उच्चारण में एक समान समय लगता है। अर्थात पर
सभी जो स्वर हैं, सभी स्वरों के उच्चारण में लगने वाला जो समय है वो हमेशा क्या नहीं होता, समान नहीं होता, अर्थात एक समान कभी नहीं होता। अर्थात सभी जो स्वर हैं उनके उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है वो अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है, या अलग अलग समय उनके उच्चारण में लिया जाता है। और इसी को आधार बनाकर हमने जो स्वर हैं उनको दो भागों में बांट दिया है। इसी को आधार बनाकर हमने स्वरों को दो भागों में बांट दिया है, या फिर यूं कहें कि जो मात्रा काल है या जो उच्चारण में लगने वाला जो समय है उस समय को हमने दो भागों में बांट दिया है, दो वर्गों में बांट दिया है। दो भागों में कैसे बांटा? एक तो अन्य स्वरों की तुलना में कम समय लगे, एक तो समय क्या लगे, कम लगे, और एक इसकी अपेक्षा ज्यादा लगे, एक इसकी अपेक्षा ज्यादा समय लगे। एक तो वे स्वर ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय अन्य स्वरों की तुलना में सबसे कम समय लगता हो, और एक वे स्वर ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय इन स्वरों की तुलना में, जिनमें सबसे कम लगा था, इनके तुलना में कितना समय लगता हो, अधिक समय लगता हो, या इनका दोगुना समय लगता हो। देखो, इनसे अधिक लगता है, और कितना अधिक लगता है, इनका लगभग 2 गुना समय इनमें लगता है। तो इस प्रकार जो स्वर हैं उनको मात्रा काल के आधार पर या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर दो वर्गों में रखा जा सकता है। अब दो वर्गों में रखा गया है, दो वर्गों में किस आधार पर रखा गया है? लगने वाले समय के आधार पर। अब देखो, समय एक तो जिनमें कम लगता है और एक जिनमें ज्यादा लगता है, इसी आधार पर इनका नामकरण किया गया है। एक है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में समय क्या लगता है? कम लगता है। समय अन्य स्वरों की तुलना में कम समय लगता है, अन्य स्वरों की तुलना में समय कितना लगता है? कम लगता है। उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जो समय लिया जाता है या उच्चारण में जो समय लगता है वो इनसे क्या लगता है? ज्यादा लगता है, या इनसे अधिक लगता है। ह्रस्व स्वरों की तुलना में जिन स्वरों के उच्चारण में समय अधिक लगता है, या वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जो समय लिया गया है वो अन्य स्वरों की तुलना में ज्यादा लिया गया है, इनको क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब इनकी तुलना भी की गई है। जैसे इसमें जो समय लगा है इसका लगभग 2 गुना समय किसमें लगा है? जो ह्रस्व स्वरों में जो समय लगता है उसका लगभग 2 गुना समय किन में लगता है? दीर्घ स्वरों में लगता है। और इस आधार पर इनको एक मात्रिक और द्विमात्रिक भी कहा जाता है। एक मात्रिक और द्विमात्रिक। देखो कैसे कहेंगे एक मात्रिक? यदि ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में समय मान लो कि 1 मात्रा का लगता है, अर्थात एक मात्रा क्या है? ये एक निश्चित समय है, ये एक निश्चित समय है जिसको एक मात्रा बोल दिया गया है, एक इकाई जिसको बोला जाता है, एक इकाई जिसको बोल दिया है कि 1 मात्रा का यदि इनमें समय लगता है तो दीर्घ स्वरों में कितना समय लगेगा? 2 मात्रा का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? यदि इसमें 1 मात्रा का समय लगा है तो यहाँ पर कितना समय लगेगा? 2 मात्रा का समय लगेगा। इसलिए 1 मात्रा का समय लगने के कारण इनको एक मात्रिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक मात्रिक बोला जाता है। और इनको 2 मात्रा का समय लगने के कारण क्या बोला जाता है? द्विमात्रिक भी इनको बोला जाता है। इस प्रकार मात्रा काल के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व या एक मात्रिक स्वर, और ये दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर। अब देखना यह है कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। ह्रस्व या एक मात्रिक यदि स्वरों की बात करें तो जैसे ए, ई, उ, री। ए, ई, उ, री। इनमें जो लगने वाला जो समय है
वो अन्य जो स्वर शेष बच गए उनकी तुलना में कितना लगता है, कम लगता है या उनकी तुलना में आधा लगता है। अब जो स्वर शेष रह गए हैं, अब जो स्वर शेष रह गए हैं उन सभी में इन 4 स्वरों की तुलना में कितना समय लगता है, अधिक समय लगता है। कितना समय लगता है, अधिक समय लगता है या 2 गुना समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार ये जो दीर्घ स्वर हैं इनमें जो मात्रा का समय है वो इनकी अपेक्षा कितना है, दुगुना है। देखो उदाहरण लेकर हम समझ भी सकते हैं। जैसे इसको बोलेंगे ई, इसको बोलेंगे ई, लेकिन यदि इसका उच्चारण करेंगे तो कैसे करेंगे, ई, ई, ई। देखो हम खुद महसूस कर सकते हैं कि इसकी अपेक्षा इसके उच्चारण में समय क्या लग रहा है, अधिक लग रहा है। अर्थात हमने इसका उच्चारण करते समय इसकी अपेक्षा दुगुना समय लिया है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, द्विमात्रिक बोला जाता है या दीर्घ स्वर इनको बोला जाता है। इनको हम मूल स्वर भी बोल सकते हैं। इनको क्या बोला जाता है, इनको मूल स्वर भी बोला जाता है। इनको मूल स्वर भी बोला जाता है और इनको संयुक्त स्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संयुक्त स्वर। देखो ये यदि देखा जाए तो सभी जो स्वर क्या हैं, 11 के 11 जो पूरे के पूरे जो स्वर हैं वो अपने आप में क्या है, मूल स्वर हैं। अपने आप में क्या हैं, सभी मूल स्वर हैं। किसी भी कोई भी एक स्वर एक दूसरे से, कोई भी स्वर अपने आप में अद्वितीय है, अर्थात अपने आप में मूल है, अपने आप में मूल है। कोई भी स्वर उच्चारण के स्तर से, उच्चारण की दृष्टि से देख लें, उच्चारण की दृष्टि से प्रत्येक स्वर अपने आप में क्या है, सबसे अलग है। उसका निर्माण किसी अन्य स्वर से नहीं होता है मूल रूप में यदि देखा जाए, उच्चारण की दृष्टि से यदि देखा जाए। लेकिन फिर भी कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये क्या है, मूल स्वर हैं और ये क्या है, संयुक्त स्वर हैं, क्योंकि ये मूल रूप से इनका निर्माण हुआ है भाषा में। जो विद्वान मानते हैं उनके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि इनका जो निर्माण होता है वो मूल रूप से होता है, अर्थात ये इनका निर्माण किसी अन्य स्वरों को मिलाने से नहीं होता है, किन्हीं अन्य स्वरों को मिलाने से नहीं होता है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, मूल स्वर बोला जाता है। और ये वे स्वर हैं जिनका निर्माण जो है इन मूल स्वरों में से किन्हीं 2 स्वरों को मिलाने से होता है, या किन्हीं 2 अलग अलग मूल स्वरों को मिलाकर इनका निर्माण किया गया है। इस प्रकार इनको क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर कहा जाता है। लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से कहूँगा कि सभी स्वर अपने आप में क्या है, मूल है। कोई भी स्वर संयुक्त स्वर नहीं हो सकता, कोई भी स्वर संयुक्त स्वर नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी जैसा विद्वान मानते हैं वैसा आपको बताया जा रहा है। कई बार प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ऐसी बातें ध्यान में हो आपके। अब देखो ये 1 मात्रा का समय लिया गया है, यहाँ 2 मात्रा का समय लिया गया है। लेकिन कभी कभी ये तो सभी स्वर हैं, 11 हमारी वर्णमाला में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी स्वर का उच्चारण करते समय, इनमें से किसी भी स्वर का उच्चारण करते समय यदि हम इससे भी ज्यादा समय ले लेते हैं, कभी कभी इन्हीं स्वरों में से किसी भी स्वर का उच्चारण करते समय हम ये जो द्विमात्रिक है इससे भी ज्यादा समय ले लेते हैं, या फिर जो 1 मात्रा का समय था उससे 3 गुना समय ले लेते हैं, अर्थात 3 मात्रा का समय ले लेते हैं। कभी कभी 3 मात्रा का समय भी हम ले लेते हैं। और ऐसा कब होता है, जब या तो हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तब, जैसे ओम, ये क्या है, मंत्र का उच्चारण है, और इसमें ये जो मूल स्वर थे या ये सभी जो स्वर हैं इनकी अपेक्षा क्या लिया गया है, समय बहुत अधिक लिया गया है, या 3 मात्रा का समय इसको हम बोल सकते हैं। तो ऐसे स्वर को जब किसी भी इन्हीं में से किसी स्वर के उच्चारण में जब हम 3 मात्रा का समय ले लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिमात्रिक बोलते हैं। उसको क्या कहेंगे, त्रिमात्रिक स्वर कहेंगे। त्रिमात्रिक या इसको प्लुत स्वर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लुत स्वर भी इसको बोला जाता है। जब देखो ये मूल भाग नहीं है स्वरों को मात्रा के आधार पर मूलतः 2 ही भागों में बांटा गया है, ह्रस्व या एक मात्रिक, दीर्घ या द्विमात्रिक। लेकिन इन्हीं में से यदि किसी भी स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय जब ले लिया जाता है तो उसको हम प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर बोल देते हैं। इस प्रकार ये
मात्रा काल के आधार पर तीसरा भेद हो जाता है। और प्लुत स्वर को लिखने के लिए देखो, बोलने में तो क्या होगा, उच्चारण की दृष्टि से यदि देखें तो किसी भी स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय ले लो, वही क्या हो गया, प्लुत स्वर हो जाएगा। लेकिन लिखने के लिए हम इसके साथ 3 का चिन्ह लगा देते हैं। किसका चिन्ह लगा देते हैं, 3 का चिन्ह लगा देते हैं, अर्थात इसमें 3 मात्रा का समय लिया गया है। कैसे, जैसे आ क्या है, 2 मात्रा का समय है, लेकिन इसमें यदि ये लगा दूं, ये चिन्ह लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 3 मात्रा का समय लिया जाएगा उच्चारण में। जैसे क्या बोला जाएगा, आ, क्या बोला जाएगा, आ, यानी कि 3 मात्रा का समय इसमें लिया जाएगा। इसी प्रकार हम किसी का संबोधन करते हैं, दूर से किसी को बुलाते हैं संबोधन करके, तो उसके नाम में जैसे कोई ना कोई एक स्वर जो होता है, अंत वाला स्वर या अंत वाले से जस्ट पीछे वाला स्वर क्या हो जाता है, अपने आप प्लुत हो जाता है। जैसे रमेश, मैंने क्या बोला, रमेश, जैसे रमेश दूर बैठा है तो उसको हम संबोधित करेंगे, दूर से उसको पुकारेंगे, रमेश रमेश। तो यहाँ देखो र में जो मैं के साथ जो ए जो स्वर है, मैं के साथ जो ए स्वर है, ये क्या हो गया है, प्लुत हो गया है। ये क्या हो गया है, प्लुत हो गया है। इसका मतलब जो एक जो स्वर था, ए स्वर का उच्चारण में हमने कितना समय लिया है, 3 मात्रा का समय लिया है। तो और इसी प्रकार हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वहां भी ये स्थिति पाई जाती है। तो इस प्रकार एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत जो स्वर है वो मूलतः कोई भेद नहीं है, किसी भी स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लेने पर प्लुत स्वर बन जाता है। अब देखो, जब विद्वानों ने ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वरों को, जब मूल स्वर और संयुक्त स्वर कहा है, जब या जिन विद्वानों ने दीर्घ स्वरों को संयुक्त स्वर कहा है और ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर कहा है, उन्हीं विद्वानों ने संयुक्त स्वरों को फिर आगे 2 भागों में बांटा है। उन्हीं विद्वानों ने संयुक्त जो स्वर हैं इनको आगे फिर 2 भागों में बांटा है। 2 भागों में कैसे बांटा है, देखो, जो ये मानते हैं, जो विद्वान ये मानते हैं कि इन स्वरों का निर्माण किन्हीं अन्य स्वरों को मिलाने से होता है, तो वो ये मानते हैं कि इनका निर्माण 2 तरह से होता है। इनका निर्माण 2 तरह से होता है। 2 तरह से कैसे, एक तो समान स्वर प्लस यहाँ जो स्वर आएगा वो भी इसके समान आएगा, अर्थात एक ही स्वर 2 बार आएगा, अर्थात यहाँ और यहाँ स्वर कैसा है, समान है। तो जब समान स्वर को मिलाकर किसी अन्य स्वर का निर्माण होता है या अन्य जो संयुक्त स्वर जो बनता है, अन्य जो संयुक्त जो स्वर बनता है उसको तो क्या बोलेंगे, समानाक्षर संयुक्त स्वर, अर्थात समान को मिलाकर जब संयुक्त स्वर बना है तो उसको क्या बोलेंगे, समानाक्षर संयुक्त स्वर, समानाक्षर संयुक्त स्वर। और समानाक्षर संयुक्त स्वर जैसे उदाहरण से देख सकते हैं, जैसे ए, यहाँ देखो ए प्लस ए, यानी कि यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो ए समान है और ए को मिलाकर क्या बना है, आ बना है। तो यहाँ आ को क्या बोला जाएगा, समानाक्षर संयुक्त स्वर, समानाक्षर संयुक्त स्वर। समानाक्षर संयुक्त स्वर कौन है, आ है। इसी प्रकार ई प्लस ई बराबर क्या हो गया, दीर्घ ई हो गया, ई बराबर दीर्घ ई। तो यहाँ भी देखो समान है, यहाँ भी समान स्वर है, यहाँ भी क्या है, समान स्वर है, और इस प्रकार यहाँ क्या बन गया है, समानाक्षर संयुक्त स्वर बन गया है। इसी प्रकार ऊ प्लस ऊ बराबर दीर्घ ऊ बन जाता है, ऊ प्लस ऊ बराबर क्या बन गया, दीर्घ ऊ बन गया। तो इस प्रकार ये जो दीर्घ ऊ है वो भी किससे बना है, समान स्वर से बना है। किससे बना है, समान स्वर से बना है। तो ऊ भी किसकी श्रेणी में आएगा, समानाक्षर संयुक्त स्वर की श्रेणी में आएगा। अब लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ समान नहीं होंगे, यहाँ अलग अलग स्वर होंगे, और अलग अलग स्वरों के मध्य एक संधि प्रक्रिया के कारण कोई तीसरा स्वर बनेगा, अर्थात यहाँ अलग अलग स्वरों के मध्य कोई संधि प्रक्रिया के द्वारा कोई अन्य स्वर बनेगा, उसको संध्याक्षर संयुक्त स्वर कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा, संध्याक्षर संयुक्त स्वर। जैसे ए प्लस ई बराबर ए,
ए प्लस ई बराबर ए, तो वो क्या हो जाएगा, संध्याक्षर संयुक्त स्वर। देखो संयुक्त तो है ही, संयुक्त तो है ही, संयुक्त स्वर को ही तो बांटा गया है दो भागों में। एक बार फिर से समझना, ध्यान देना। संयुक्त स्वर या दीर्घ स्वर जिनको बोलते हैं, या द्विमात्रिक जिनको बोलते हैं। तो संयुक्त स्वर देखो, एक तो समानाक्षर, समानाक्षर संयुक्त स्वर, और दूसरा है संध्याक्षर संयुक्त स्वर। समानाक्षर में क्या होगा, जैसा हमने अभी पढ़ा है कि समान समान को मिलाकर क्या बनेगा, एक अलग ही स्वर बनेगा, अलग ही संयुक्त स्वर बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, समानाक्षर संयुक्त स्वर। जैसे ए को मिलाकर आ बन गया, ई को मिलाकर ई बन गया, ऊ को मिलाकर ऊ बन गया, इस प्रकार से। और संध्याक्षर में क्या होगा कि दो भिन्न भिन्न स्वरों के मध्य संधि प्रक्रिया के द्वारा किसी अन्य स्वर का निर्माण होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं ए प्लस ई, देखो अलग अलग स्वर हैं, यहाँ समान समान स्वर थे, यहाँ अलग अलग स्वर हैं, ए अलग है, ई अलग है, और इन दोनों के मध्य संधि से क्या बन गया, ए बन गया, संधि से क्या बन गया, ए बन गया। इसी प्रकार ए प्लस ऊ, अलग अलग स्वर हैं और इनके मध्य संधि से क्या बन गया, ओ बन गया। तो इस प्रकार आ ई ऊ, ये क्या है, आ ई ऊ, ये तो है समानाक्षर संयुक्त स्वर, और जो ए आई ओ औ ये है, ये क्या है, संध्याक्षर संयुक्त स्वर, संध्याक्षर संयुक्त स्वर। अब संध्याक्षर में भी जैसे ये दोनों क्या हैं, गुण हैं, इनमें गुण संधि की प्रक्रिया होती है, और ए प्लस ए बराबर आई और ए प्लस ओ बराबर औ, ये क्या है, वृद्धि है, ये क्या है, वृद्धि है, अर्थात मात्रा की यहाँ क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इस प्रकार समानाक्षर संयुक्त स्वर और संध्याक्षर संयुक्त स्वर कुछ विद्वान मानते हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए ये जरूरी है। बाकी मूल रूप से सभी स्वर क्या हैं, अपने आप में एक दूसरे स्वर से भिन्न हैं। अगला जो हमारा आधार है वो है मुखाकृति। अगला जो आधार है वो क्या है, मुखाकृति। मुखाकृति के आधार पर स्वर, देखो ये काफी महत्वपूर्ण आधार है, समझना है, इसको अच्छे से समझना। देखो मुखाकृति का मतलब यहाँ यह है कि किसी भी स्वर का उच्चारण करते समय, किसी भी स्वर का उच्चारण करते समय मुख्य गुहा का जो आगे वाला भाग है, अर्थात मुख्य गुहा का जो द्वार है वो कितना खुलता है, वो कितना खुलता है, उसकी आकृति कैसी होती है, उसकी आकृति चौड़ी होती है या संकरी होती है, चौड़ी होती है या संकरी होती है, उसी के आधार पर स्वरों को चार भागों में रखा गया है, उसी के आधार पर स्वरों को चार भागों में बांटा गया है। देखो मुखाकृति कैसे बनेगी, जैसे ये हमारा क्या है, तालु है, ये हमारा क्या है, तालु भाग है, या मुख्य गुहा की क्या है, छत है, मुख्य गुहा की क्या है, ये छत है। और यहाँ हमारी क्या होती है, जीवा होती है, यहाँ हमारी क्या होती है, जीवा होती है। ये क्या है, हमारी जीवा है, और ये क्या है, मुख्य विवर है। अब देखो यहाँ कई बार क्या होता है कि ये जो जीवा है, अब मार्ग क्या है, मुख्य गुहा का जो मार्ग है श्वास वायु के आने का वो क्या है, ये है मुख्य गुहा का जो द्वार है वो क्या है, ये है। जीवा और तालु के मध्य का भाग क्या है, यहाँ खुला भाग है, बिल्कुल खालिस्तान है।
इसी के आधार पर अब ये क्या होता है कि कभी किसी स्वर के उच्चारण के समय ये सकरा हो जाता है और कभी चौड़ा हो जाता है। कभी तो क्या करेगी, किसी स्वर के उच्चारण में जीवा जो है क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी। जीवा क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी। अब मुख्य गुहा में जो जीवा है वो ऊपर की तरफ उठेगी, तो ये जो जीवा और जो तालु के मध्य का जो मार्ग है वो क्या हो जाएगा, सकरा हो जाएगा। ये मार्ग क्या हो जाएगा, सकरा हो जाएगा। और कभी कभी किसी स्वर के उच्चारण में जीवा जो है ऊपर उठने के बजाय नीचे की तरफ दबने की कोशिश करेगी, नीचे की तरफ दबने की कोशिश करेगी। अब जब नीचे की तरफ दबने की कोशिश करेगी तो ये मार्ग क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। मार्ग क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। तो इसी आकृति के आधार पर कभी सकरा कभी चौड़ा, इसी के आधार पर जो स्वर हैं उनके 4 भेद किए गए हैं। स्वरों के कितने भेद किए गए हैं, 4 भेद किए गए हैं इस मुख की खुलने वाली आकृति की स्थिति के आधार पर। अब देखो यहाँ पर यदि बात करें तो मुख्यतः स्थितियां 2 बनती हैं। मुख्यतः स्थितियां 2 बनती हैं। मुख्यतः 2 स्थितियां कौन सी बनती हैं, एक तो सबसे ज्यादा खुली जो मुख गुहा है या जो मुख जो द्वार है, मुख द्वार का खुलना, मुख द्वार का खुलना। देखो मुख्य जो हमारे पास आधार क्या है, मुखाकृति अर्थात मुख द्वार का खुलना। अब ये जो मुख द्वार का जो खुलना है, यहाँ मुख्यतः 2 स्थितियां बनेगी। एक तो सबसे ज्यादा खुले, एक तो सबसे ज्यादा खुले मुख। किसी स्वर के उच्चारण में मुख क्या करे, सबसे ज्यादा खुले, या फिर जो जीवा और जो तालु के मध्य का जो मार्ग है वो सबसे ज्यादा चौड़ा हो जाए, अर्थात जीवा नीचे की तरफ दब जाए। अरे जब जीवा नीचे की तरफ दबेगी तभी तो क्या होगा, मार्ग ज्यादा चौड़ा होगा। और कभी क्या है, सबसे कम खुले, सबसे कम, अर्थात जीवा क्या करे, ऊपर की तरफ टच करने की कोशिश करे, अर्थात मार्ग को बिल्कुल क्या कर दे, संकरा बना दे, मार्ग को बिल्कुल सकरा बना दे। तो सबसे ज्यादा मुख गुहा का खुलने का मतलब है जीवा नीचे की तरफ दबने की कोशिश करेगी, और सबसे कम खुलने का मतलब है जीवा ऊपर उठने की कोशिश करेगी। अब जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख गुहा सबसे ज्यादा खुलती है उनको विवर्त स्वर कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, विवर्त स्वर कहा जाता है। देखो भेद समझना है, इसको आसानी से प्रैक्टिकली महसूस करके समझना है कि जिनमें सबसे ज्यादा मुख गुहा खुले या जीवा नीचे की तरफ दबने की कोशिश करे उन स्वरों को बोला जाता है विवर्त स्वर। उनको क्या बोला जाता है, विवर्त स्वर। एक जिनके उच्चारण में जो मुख गुहा है वो सबसे कम खुले, या सबसे कम कब खुलेगा, जब जीवा ऊपर की ओर स्पर्श करने की कोशिश करेगी, या जीवा अपनी मूल स्थिति से ऊपर उठने की कोशिश करेगी या ऊपर उठेगी। तो उस स्थिति में जो सबसे कम खुलने वाली जो स्थिति है उन स्वरों को क्या कहा जाता है, संवर्त स्वर कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, संवर्त स्वर कहा जाता है। तो 2 मुख्य स्थितियां हो गई, सबसे ज्यादा जो मुख खुलेगा विवर्त स्वर में, और सबसे कम मुख खुलेगा किसमें, संवर्त स्वर में। अब 2 इन दोनों के मध्य की स्थितियां आ जाएंगी। 2 जो स्थितियां हैं वो इन दोनों के मध्य की होंगी। दोनों के मध्य की कैसे, एक तो विवर्त में क्या है, सबसे ज्यादा है लेकिन इससे थोड़ा सा क्या हो, कम हो, विवर्त से थोड़ा सा कम। मुख देखो यहाँ सबसे ज्यादा खुला लेकिन सबसे ज्यादा न खुलकर इसकी तुलना में थोड़ा सा कम खुले, तो उसको क्या कहेंगे, अर्ध विवर्त। उसको क्या कहेंगे, अर्ध विवर्त। और एक यहां से स्थिति बनेगी कि सबसे कम खुल रहा है एक जगह तो, और सबसे कम लेकिन इससे थोड़ा सा जब ज्यादा खुले, इससे थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा अधिक, तो इस स्थिति को बोलेंगे अर्ध संवर्त, अर्ध संवर्त। तो ये इस प्रकार हमारे पास 4 स्थितियां बनेगी। देखो मूलतः समझने वाली स्थितियां विवर्त और संवर्त है। विवर्त में क्या होगा, सबसे ज्यादा खुलेगा मुख द्वार, मुख द्वार सबसे ज्यादा खुलेगा। अब सबसे ज्यादा खुलता है तो विवर्त हो जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा से जो अर्ध विवर्त है वो क्या कहेंगे, यदि विवर्त बोलेंगे तो सबसे ज्यादा, लेकिन अर्ध विवर्त बोलेंगे तो क्या, विवर्त से थोड़ा सा कम, और संवर्त बोलेंगे तो सबसे कम, मुख द्वार सबसे कम खुलेगा, लेकिन यदि अर्ध संवर्त बोलेंगे तो क्या होगा, संवर्त की तुलना में थोड़ा सा अधिक। देखो यहाँ थोड़ा सा कम हुआ है और यहाँ थोड़ा सा अधिक हुआ है। इस प्रकार 4 स्थितियां बन जाएंगी। तो इस प्रकार हमारे जो स्वर हैं वो 4 प्रकार के होंगे। सबसे पहले होगा विवर्त स्वर,
उसके बाद में अर्धविवर्त, और उसके बाद में अर्धसंवर्त, और उसके बाद में क्या होगा, संवर्त। उसके बाद में क्या होगा, संवर्त। अब यदि इस क्रम से यदि देखें तो मुख के खुलने की जो आकृति है वो यहाँ सबसे ज्यादा है, यहाँ सबसे ज्यादा है, फिर इससे कम है, फिर इससे कम है, और फिर इससे भी कम है। यानी कि ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। जो मार्ग है वो सबसे चौड़ा कहाँ है, विवर्त में, और सबसे कम कहाँ है, संवर्त में। अब देखना यह है कि कौन से स्वर तो विवर्त हैं और कौन से स्वर हैं। अब विवर्त स्वर की यदि बात करें तो हमारे जो स्वर हैं उनमें से जो आ स्वर है, आ स्वर की यदि बात करें तो सबसे ज्यादा जो मुख गुहा का जो द्वार खुलता है वो आ स्वर के उच्चारण में खुलता है। किसके उच्चारण में खुलता है, आ स्वर के उच्चारण में खुलता है। और यदि सबसे कम की बात करें, यदि सबसे कम की बात करें तो सबसे कम खुलता है ई ऊ ऊ, ई ऊ री, ई ऊ री। क्योंकि इनका जब उच्चारण करेंगे तो जीवा क्या करेगी, ऊपर उठने की कोशिश करती है, जीवा ऊपर उठने की कोशिश करती है। और जब ऊपर उठने की कोशिश करती है तो जो मुख्य गुहा का जो द्वार है वो सकरा हो जाता है, सबसे सकरा हो जाता है, सबसे कम खुलता है। इस प्रकार ई ऊ री क्या है, संवर्त स्वर है। आ का जब उच्चारण करते हैं तो जीवा ऊपर उठने के बजाय नीचे दबने की कोशिश करती है, पीछे की ओर अपना जो मुख है, जीवा का जो अगर जो भाग है वो नीचे की तरफ धंसने की कोशिश करता है और जीवा अपने आप में मूल की ओर खींचती है। तो इस प्रकार जो मुख्य गुहा का जो द्वार है वो सबसे चौड़ा हो जाता है, आ। और इसीलिए जब कोई छोटा बच्चा मिट्टी खाता है तो उसको आ बोलने के लिए बोलते हैं, ताकि आसानी से कंठ तक उसको दिखाई दे जाएगी अंदर क्या है। तो आ में क्या होता है, मुख सबसे ज्यादा खुलता है। अर्धविवर्त में आ की अपेक्षा कम खुलता है, आ की अपेक्षा कम खुलता है। जैसे ए, आई और औ, ए, आई, औ। ए, आई, औ स्वर ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख्य गुहा का जो द्वार है वो आ की अपेक्षा थोड़ा सा कम खुलता है, आ की अपेक्षा थोड़ा सा कम खुलता है। और हमारे पास जो शेष बच गए ए और ओ, ए, ओ, ए, ओ ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय जो मुख्य गुहा का द्वार है वो संवर्त स्वर ई ऊ री की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा खुलता है। तो इस प्रकार आ संवर्त है, ए, आई, औ क्या है, अर्धविवर्त, सॉरी आ विवर्त है, ए, आई, औ अर्धविवर्त, ए और ओ क्या है, अर्धसंवर्त है, और ई ऊ री क्या है, संवर्त स्वर है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये मुखाकृति क्या है, मुखाकृति क्या है, मुख द्वार कैसे खुलता है, उसमें जीवा की क्या भूमिका है। आगे जो हमारा आधार है वो है जीवा की क्रियाशीलता। क्या है दोस्तों, जीवा की क्रियाशीलता। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर। अब देखो यहां क्या है कि जीवा की क्रियाशील, अब किसी भी स्वर का उच्चारण करते समय, किसी भी स्वर का उच्चारण करते समय जीवा क्या होती है, क्रियाशील होती है। जीवा क्या होगी, क्रियाशील होगी। लेकिन जो जीवा है, जीवा को तीन भागों में बांटा जाता है। जीवा के तीन भाग किए गए हैं, जीवा के तीन भाग किए गए हैं। एक अग्रभाग है, एक जीवा का अग्रभाग, जो मुख्य जो आगे वाला जो भाग है वो अग्रभाग है। एक मध्य भाग है, एक क्या है, मध्य भाग है, और एक पश्च भाग यानी कि पीछे वाला भाग। अर्थात
जीवा जो है, जीवा को 3 भागों में यदि बांटा जाए, जीवा को यदि 3 भागों में बांटा जाए तो जीवा के 3 भाग कैसे होंगे? एक आगे वाला भाग होगा, एक पीछे वाला भाग होगा और एक दोनों के मध्य वाला भाग होगा। अब अलग अलग स्वरों के उच्चारण के समय, अलग अलग स्वरों के उच्चारण के समय जीवा के ये जो तीनों भाग हैं ये अलग अलग तरीके से क्रियाशील होते हैं। अर्थात अलग अलग स्वर के उच्चारण में जीवा का अलग अलग जो भाग है वो क्रियाशील होता है और उसी क्रियाशीलता के आधार पर जो स्वर हैं, उसी क्रियाशीलता के आधार पर जो स्वर हैं उनको भी 3 भागों में हम बांट सकते हैं। यानी कि जीवा की क्रियाशीलता, जीवा को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में, अग्र, मध्य और पश्च भाग। और जिस स्वर के उच्चारण में जोन सा भाग क्रियाशील होगा, जिस किसी भी स्वर के उच्चारण में जीवा का जो भाग क्रियाशील होगा उसी के आधार पर उस स्वर का क्या कर दिया जाएगा? नामकरण कर दिया जाएगा। अब यदि किसी स्वर के उच्चारण में, यदि किसी स्वर का उच्चारण करते समय जीवा का आगे वाला भाग क्रियाशील होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अग्र स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? अग्र स्वर कहेंगे। इसी प्रकार यदि किसी स्वर के उच्चारण में यदि जीवा का मध्य भाग क्रियाशील है तो उसको मध्य स्वर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे दोस्तों? मध्य स्वर कहेंगे। और इसी प्रकार यदि पिछला भाग जीवा का क्रियाशील होता है तो उन स्वरों को हम क्या कहेंगे? पश्च स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? पश्च स्वर कहेंगे। अब देखना यह है कि कौन से स्वर के उच्चारण में जीवा का कौन सा भाग क्रियाशील होता है। तो सबसे पहले हमें देखना यह है कि वे कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय जीवा का अग्र भाग क्रियाशील होता है। कौन सा भाग क्रियाशील होता है? अग्र भाग क्रियाशील होता है। तो देखो अग्र भाग की यदि बात करें तो हमारे पास ई, ए, आई, ई, ए, आई और री का जो वर्तमान उच्चारण है उसकी दृष्टि से देखना है। री का जो वर्तमान जो उच्चारण हम जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से देखना है। तो ई, ए, आई, री, इनका यदि हम उच्चारण करेंगे तो हम खुद प्रैक्टिकली महसूस कर सकते हैं कि जो जीवा का आगे वाला भाग है वो क्रियाशील हो रहा है। ई, ए, आई, री, इनके उच्चारण में देखो ई, ए, आई का जब उच्चारण करेंगे तो जीवा क्या करेगी? तालु के ऊपर टकराने की कोशिश करती है। तालु के ऊपर जो जीवा का आगे वाला भाग है वो टकराने की कोशिश करता है। इस प्रकार जीवा का कौन सा भाग क्रियाशील है? अग्र भाग क्रियाशील है। कौन सा भाग क्रियाशील है? अग्र भाग क्रियाशील है। और यदि अग्र भाग क्रियाशील है तो ई, ए, आई, री को कौन से स्वर कहेंगे? हम अग्र स्वर की श्रेणी में इनको रखेंगे। इसी प्रकार यदि ए स्वर का हम उच्चारण करेंगे, यदि हम ए स्वर का यदि उच्चारण करेंगे तो ए स्वर का उच्चारण करते समय ना तो जीवा का पश्च भाग क्रियाशील होगा ना ही अग्र भाग क्रियाशील होगा। कौन सा भाग क्रियाशील होगा? मध्य भाग क्रियाशील होगा। ए, यानी कि जीवा का जो बीच वाला जो भाग है मध्य में, जहां से जीवा काफी मोटी पाई जाती है, वहां से जीवा हिलने की कोशिश करती है, उठने की कोशिश करती है। वहाँ जो मध्य वाला जो भाग है वो थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करता है, या जीवा की जो मांसपेशियां हैं वो मध्य में से खींचती हैं, मध्य में से जीवा की मांसपेशियां खींचती है। तो इस प्रकार ए का यदि उच्चारण करेंगे तो जीवा का मध्य भाग क्रियाशील होगा। और इसी आधार पर ए स्वर की यदि श्रेणी की बात करें तो वो कौन सा स्वर है? जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर मध्य स्वर की श्रेणी में उसको रखा जाएगा। अब बचे हैं पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला वाला भाग क्रियाशील होगा उन्हें हम पश्च स्वर कहेंगे। और यदि इनमें यदि स्वरों की बात करें तो जैसे हमारे पास आ, उ, ओ और औ, आ, ओ, औ, इनका यदि उच्चारण करेंगे तो जीवा का पीछे वाला भाग क्रियाशील होगा। अब यहाँ देखो जो जीवा का पश्च भाग है उसको जीवा मूल मत मानना, ये जीवा मूल नहीं है। पीछे वाला जो भाग है वो जीवा मूल नहीं है। जीवा मूल स्थिर है। जीवा मूल जो मांसपेशियां हैं जो जुड़ी हुई हैं हमारे शरीर से वो है जीवा मूल, वो है। ये जो यहाँ जो हम पश्च भाग की बात कर रहे हैं वो तो क्रियाशील रहता है। क्या रहता है? क्रियाशील होता है। और ये जो जीवा मूल है वो स्थिर होता है। तो इस प्रकार से ये आपको कभी भी शंका नहीं होनी चाहिए
कि जो पश्य भाग है उसी को जीवामूल कहा जाता है या जीवामूल को ही पश्य भाग कहा जाता है। यहाँ जो हम जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर सवरों की चर्चा कर रहे हैं उसमें पश्य भाग जीवामूल से थोड़ा आगे वाला जो भाग होता है उसको कहा जाता है। अग्र भाग जो आगे की तरफ हमें दिखाई देता है, जो दांतों वगैरह के संपर्क में आता है। मध्य भाग इन दोनों के मध्य का जो भाग है। इस प्रकार अग्र स्वर हो गए, मध्य स्वर हो गए और पश्य स्वर हो गए। अब दोस्तों अगला और जो अंतिम जो आधार है वो है ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वर। देखो स्वरों का विभाजन चल रहा है, स्वरों के विभाजन में हमने जो 4 आधार हैं वो देख लिए हैं। अभी हमारा जो अंतिम जो आधार है वो है ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। अगला और जो अंतिम आधार है वो क्या है? ओष्ठों की गोलाई। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। अब यहाँ देखो ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ बात हुई है गोलाई की। यहाँ बात किसकी हुई है? गोलाई की बात हुई है। किसकी गोलाई? ओष्ठों की गोलाई। ओष्ठों की गोलाई की यहाँ बात हुई है। तो ऐसा तो है नहीं कि जो सभी जो स्वर हैं उनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल हो जाएंगे। ओष्ठों की गोलाई की बात की गई है, ओष्ठों के गोल होने की बात की गई है। तो सभी स्वरों में तो ओष्ठ गोल हो नहीं सकते, सभी स्वरों में तो ओष्ठ गोल हो नहीं सकते। तो यहाँ पर 2 स्थितियां बनेगी। एक तो जब ओष्ठ गोल हो जाए, जब ओष्ठ गोल हो, और एक जब ओष्ठों की जो आकृति है वो गोल ना हो, गोल ना हो। 2 स्थितियां हैं, एक मुख्य स्थिति है, एक इसके विपरीत स्थिति है। पहली स्थिति क्या है? जब ओष्ठ गोल हो जाए, अर्थात ओष्ठों की गोलाई के आधार पर यदि हम देख रहे हैं तो यहाँ ओष्ठों के गोल होने की बात मुख्य है। तो जब ओष्ठ गोल हो जाए, जब हम किसी स्वर का उच्चारण करें, जब हम किसी स्वर का उच्चारण करें तो उसके उच्चारण में यदि ओष्ठ गोल हो जाए, उसके उच्चारण में ओष्ठ गोल हो जाए, और एक वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल न होकर इधर उधर फैल जाएं, इधर उधर फैल जाएं। अब इधर उधर चाहे किधर भी फैलें लेकिन गोल नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? गोल नहीं होंगे, एक गोल हो जाएंगे। अब जो गोल आकृति होती है उसको क्या बोला जाता है? वृत्त। अरे जो गोलाकार आकृति होती है उसको क्या बोला जाता है? वृत्त बोला जाता है। तो इसी आधार पर जब यदि ओष्ठ गोल हो जाएंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे? वृत्तमुखी। अर्थात जो बाहर से हमारा जो मुख दिखेगा वो कैसा हो जाएगा? वर्त के समान हो जाएगा। किसके समान हो जाएगा? वर्त के समान हो जाएगा। अरे जब ओष्ठ गोल हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है? गोल का मतलब क्या है? वर्त। अर्थात मुख की जो आकृति है बाहर से क्या हो जाएगी? वर्ताकार हो जाएगी। तो इनको क्या कहेंगे हम? वृत्तमुखी। इनको क्या कहेंगे? वृत्तमुखी। और जिनके उच्चारण में गोल नहीं होंगे, इधर उधर फैल जाएंगे, तो इसकी विपरीत स्थिति है। अर्थात यदि गोल हो रहे हैं तो वृत्तमुखी, और यदि गोल नहीं होंगे तो क्या होंगे? अवृत्तमुखी। यानी कि वृत्तमुखी नहीं है बाकी चाहे कैसे भी हो, वृत्तमुखी नहीं है बाकी चाहे कैसे भी हो, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? अवृत्तमुखी। तो यहाँ 2 स्थितियां बनेंगी, एक वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल हो जाएंगे, और एक वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल नहीं होंगे, बाकी इधर उधर किधर भी फैल जाएंगे। तो जो जहां गोल हो जाएंगे ओष्ठ, उन स्वरों को वृत्तमुखी कहेंगे, और जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोल नहीं होंगे उनको क्या कहेंगे? अवृत्तमुखी कहेंगे। तो अब देखना यह है कि कौन से ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ जो है गोल हो जाते हैं, और ऐसे कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ इधर उधर फैल जाते हैं, गोल नहीं होते हैं। तो देखो ऊ, ऊ, ओ, आउ, ऊ, ओ, आउ। देखो यदि इनका उच्चारण करेंगे ओष्ठ क्या करेंगे? ऊपर वाला ओष्ठ जैसे ऐसे फैल जाएगा, ऊपर की तरफ ऐसे इस आकृति में, और नीचे वाला होठ है वो भी इस आकृति में ऐसे हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो गई? वर्ताकार हो गया। ये जो आकृति है मुख की वो कैसी हो गई? वर्ताकार हो गई। इसलिए इनको क्या बोलेंगे? वृत्तमुखी। इनको क्या बोलेंगे? वृत्तमुखी।
तो उ उ ओ औ क्या है? व्रतमुखी स्वर है। कैसे स्वर हैं ये? व्रतमुखी स्वर। और एक वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठों की आकृति ऐसी ना हो इधर उधर किधर भी फैल जाएं, है ना, यानी कि गोल ना बने, बिल्कुल गोल जो आकृति यहाँ जो बनी है गोलाकार आकृति वैसी नहीं बनेगी, इधर उधर फैल जाएंगे इस प्रकार से, तो उनको बोलेंगे अवर्तमुखी। और वे स्वर कौन कौन से हैं? जो इनके अलावा जो शेष सभी जो स्वर बच गए वो क्या हैं? अवर्तमुखी, क्योंकि सिर्फ यही स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठों की आकृति वर्ताकार हो जाती है या वर्तमुखी स्वर हैं। इनके अलावा जो अन्य स्वर बच गए वो क्या हैं? अवर्तमुखी हैं। जैसे ए, आ, ई, री, ए, आई, इनका उच्चारण करेंगे तो ओष्ठ गोल से नहीं होंगे, बिल्कुल गोल हो या नहीं हो लेकिन गोल से हो जाते हैं, वर्ताकार से हो जाते हैं, बिल्कुल गोल गोल से आकृति हो जाती है मुख की, लेकिन यहाँ गोल आकृति नहीं बनती है, तो इनको कौन से स्वर बोलेंगे? अवर्तमुखी, अवर्तमुखी स्वर। तो इस प्रकार दोस्तों ओष्ठों की गोलाई के आधार पर जो स्वर हैं उनको दो श्रेणियों में रखा गया है। एक उ ओ औ ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठों की जो आकृति है वो गोल गोल हो जाती है, इसलिए इनको व्रतमुखी स्वर कहा जाता है, अर्थात मुख की आकृति वर्ताकार हो जाती है। एक ए, आ, ई, री, ए, ऐ, ये ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल गोल ना होकर इधर उधर फैल जाते हैं। इनका उच्चारण करते समय मुख की आकृति किसी भी वर्त के समान नहीं बनती है, इसलिए इनको अवर्तमुखी स्वर कहा जाता है। तो इस प्रकार आज हमारा जो टॉपिक है स्वरों का जो विभाजन था वो समाप्त होता है। अब अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।